सीतापुर गांव उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें और खेतों की हरियाली ही यहाँ की पहचान थी। यहीं एक कोने में रहता था बटेसर, उसकी पत्नी ललिता और 2 बच्चे, पिंकी और मुन्ना। उसका ये छोटा सा परिवार था। सीतापुर गांव खुशहाल तो था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मतलबी और कंजूस थे। गांव का कोई भी व्यक्ति किसी की भी मदद नहीं करता था। पिताजी, मैं आपको कितने दिनों से रामू काका की गरम गरम जलेबी लाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। अब मैं आपसे कट्टी हो गई हूँ। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं जब भी बाजार जाता हूं तो जलेबी लाना भूल जाता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेकर जरूर आऊंगा। अब तुम मुस्कुरा दो। नहीं पिताजी, आपने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था और आप बाजार से बिना जलेबी के ही लौट आए थे। नहीं नहीं बेटा, इस बार मेरा पक्का वादा है कि मैं तुम्हारे लिए जलेबी जरूर लेकर आऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और पिताजी, मेरे लिए आप बुढ़िया के बाल लेकर आइएगा, मुझे वो खाना बहुत पसंद है। अरे सुनिए, घर में आटा चावल सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? आप बाजार तो जा ही रहे हैं, तो वहां से राशन का सामान भी ले आइएगा, वरना आज का खाना नहीं बन पाएगा। अरे ललिता, मैं तो राशन का सामान बहुत पहले ही लेकर आ गया होता, लेकिन सेठ ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं लेता। जब भी मैं उसके पास जाता हूं, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता है। तो ऐसा कब तक चलेगा? आज आप उसके पास जाइए और उससे पैसे मांगिए। वो सेठ बहुत ही कंजूस है। जब तक आप बार बार अपने पैसे नहीं मांगेंगे, तब तक वो पैसे नहीं देगा। हाँ, मैं जानता हूं ललिता, मैं कई बार हवेली पर जा चुका हूं, लेकिन सेठ हमेशा ही मना कर देता है। इस बार तो उसने 22 तारीख को आने को कहा था। अरे तो अब मुहूर्त क्या देख रहे हैं? आज ही तो 22 तारीख है। आप भी एकदम भुलक्कड़ हैं। अब जल्दी जाइए और पैसे लेकर राशन का सामान ले आइए। मैं तो भूल ही गया था कि आज 22 तारीख है। मैं अभी जाता हूं और सेठ से अपने पैसे लेकर आता हूं। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। फिर बटेसर सेठ की हवेली की ओर अपने पैसे लेने के लिए निकल जाता है। अरे बटेश्वर भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से? क्या बताऊं भाई, सेठ कालीचरण ने 3 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी है। जब भी मैं पैसे मांगने जाता हूं, कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता है, लेकिन आज मैं अपने पैसे लेकर ही लौटूंगा। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही कही। सेठ कालीचरण बहुत ही कंजूस और खराब इंसान है। उसने मेरे भी मजदूरी के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें आज पैसे मिल जाएं। और लखन भाई, तुम्हारा मिट्टी से बर्तन बनाने का काम कैसा चल रहा है? कुछ कमाई हो रही है या नहीं? हाँ भाई, कमाई तो अच्छी हो रही है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर परिवार का पेट भरना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है भाई। मैं भी अगर आज राशन का सामान नहीं लाया तो मेरा परिवार आज भूखा सोने पर मजबूर हो जाएगा। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बटेसर ठाकुर की हवेली पहुंच जाता है। अरे बटेसर, आज हमारी हवेली में कैसे आना हुआ? आज तो कोई काम नहीं है, तू कभी और आना। सेठ जी, मैं काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी 3 महीने की मजदूरी के पैसे लेने आया हूँ। मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। कृपा करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे बच्चे भूखे हैं तो क्या मुझसे पूछ कर तुमने बच्चे पैदा किए थे? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ दिन बाद आ जाना। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे घर के लिए राशन का सामान लेकर जाना है, नहीं तो आज मेरा परिवार भूखा सोएगा। बटेसर, ये बहाने तुम किसी और को देना। मैंने ये बहाने बहुत सुने हैं। अब तू कुछ दिन बाद आना, तब मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। सेठ जी, आपने कई बार कहा है कि कुछ दिन बाद आना, और जब मैं कुछ दिन बाद आता हूं तो आप फिर वही बात दोहराते हैं। मैं आपसे अपनी मजदूरी के पैसे मांग रहा हूं, कोई हराम का पैसा नहीं मांग रहा। इसलिए कृपया मेरे पैसे मुझे अभी दे दीजिए। बुरा मत मानना कालीचरण, लेकिन तुमने अपने नौकरों को बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है।
अगर मेरा नौकर ऐसा बोलता तो मैं अब तक उसकी पिटाई कर चुका होता, मक्खी मार के। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? इतना बोलकर कालीचरण बटेसर को मारने लगता है। ले, अब मिल गए तेरे पैसे। जब मैं अच्छे से बोल रहा था तब तेरे समझ में नहीं आ रहा था। सेठ जी, गरीबों पर इतना जुल्म आपको एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। ये मेरी बद्दुआ है। अब चल भाग यहां से। मैंने बहुत से देखे हैं ऐसे बद्दुआ देने वाले, लेकिन आज तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अब जल्दी भाग, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर से तेरी पिटाई कर दूंगा। उदास होकर बटेसर अपने घर की ओर निकल जाता है। ये क्या हो गया जी? आपके शरीर पर ये चोट के निशान कैसे हैं? फिर बटेसर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उस सेठ को केड़े पड़े जो गरीबों की पसीने की कमाई को भी अपनी तिजोरी में बंद करके रखता है। अब जो हो गया उसे छोड़ो। ये सोचो कि हम राशन का सामान कैसे लाएंगे, क्योंकि अब तो सेठ से पैसे मिलने से रहे और तुमने बताया था कि आज घर में कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए और आराम करिए। मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए थे, मैं उसे तोड़ देती हूँ, फिर आप उसी से राशन का सामान ले आइएगा। लेकिन ललिता, उस गुल्लक में पैसे तो तुमने अपनी सोने की बाली खरीदने के लिए जमा किए हैं। उसे रहने दो, हम कोई और रास्ता देखते हैं। नहीं नहीं जी, सोने की बाली तो बाद में भी आ सकती है, लेकिन अगर राशन नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। और वैसे भी पैसे अगर बुरे समय में काम नहीं आएंगे तो उनका होना फिजूल है। फिर ललिता अपना गुल्लक फोड़ देती है और उसमें से निकले पैसे बटेसर को दे देती है। बटेसर बाजार जाकर राशन का सामान ले आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बरसात के दिन आ चुके थे। सभी गांव वाले बारिश होने का इंतजार कर रहे थे ताकि खेतों के सूखे चेहरे पर हरियाली लौट सके। ललिता, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे गुजारा कैसे होगा। मैंने कई जगह देखा, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिला। आप चिंता मत करिए, अभी घर में कुछ दिनों का राशन और थोड़े पैसे बचे हैं। आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो बस ऊपर वाले पर ही भरोसा है। लेकिन ललिता, मैंने ये सोचा है कि मैं कोई व्यापार करूं। तुम्हारे याद है, लखन को भी कोई काम नहीं मिल रहा था, फिर उसने मिट्टी से बर्तन बनाने का काम शुरू किया और अब उसकी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। उसने मुझे बताया था। तो क्या आप भी मिट्टी के बर्तन बनाएंगे? लेकिन आपको तो बर्तन बनाना आता ही नहीं है। आप तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा देखिए जिसमें आप निपुण हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सोच रहा हूं कि हम पानी पूरी का ठेला लगाएं। उसमें लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। अगर हमारा ठेला अच्छा चलने लगा तो हमारी कमाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी गांव में एक भी पानी पूरी का ठेला नहीं है। सभी लोग बगल के गांव में खाने जाते हैं। हाँ, आपका ये विचार तो बहुत अच्छा है। मुझे भी पानी पूरी बनानी आती है, लेकिन पानी पूरी का ठेला महंगा आता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पुराना ठेला खरीद लाऊंगा। वो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। भले ही वो थोड़ा टूटा होगा, लेकिन मैं उसकी मरम्मत कर दूंगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर ठीक है, आप कल से ही पानी पूरी की दुकान लगाना शुरू कर दीजिए। अगले दिन बटेसर एक पुराना ठेला खरीद लाता है और उसकी मरम्मत करने लगता है। दूसरी ओर ललिता पानीपुरी बनाने लगती है। सब कुछ तैयार करके बटेसर बाजार में फुल्की बेचने निकल पड़ता है। आइए आइए, स्वादिष्ट और चटपटे मसाले के साथ गोलगप्पे खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। जल्दी लीजिए, 10 रुपए में 10 गोलगप्पे। इस तरह बटेसर ग्राहकों को आवाज लगाकर बुला रहा था। तभी एक आदमी बटेसर के पास आता है। अरे भाई, हमारे गांव में एक भी गोलगप्पे की दुकान नहीं थी। तुमने अच्छा किया जो गोलगप्पे की दुकान लगा ली। जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो देना, देखता हूं तुम्हारे गोलगप्पों का स्वाद कैसा है। हाँ हाँ भाई, मेरे गोलगप्पे बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे हैं। आप एक बार खाकर देखिए। फिर बटेसर उसे गोलगप्पे देता है। आदमी गोलगप्पे खाना शुरू करता है तो उसे वे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे गोलगप्पे तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मुझे तो मजा ही आ गया।
20 रुपए के गोलगप्पे मेरी पत्नी के लिए भी दे देना। इस तरह जो भी बटेसर के गोलगप्पे एक बार खाता, वो तारीफ करता ही रह जाता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और उसकी आमदनी भी अच्छी होने लगी। ललिता, देखो, आज पूरे 200 रुपए की कमाई हुई है। जो भी गोलगप्पे खा रहा था वो तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहा था। तुमने सच में गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाए हैं। चलो अच्छा है, बस मैं ऊपर वाले से यही दुआ कर रही हूँ कि हमारी दुकान इसी तरह चलती रहे ताकि हमारे ऊपर से ये गरीबी का साया हट सके। इसी तरह बटेसर अपनी दुकान लगाता रहा और उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। 4 दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन सेठ कालीचरण अपने एक नौकर के साथ बटेसर के पास आता है। बटेसर, हमारे गांव में कुछ दिन बाद बाढ़ आने वाली है, इसीलिए बाढ़ से बचने के लिए मैं शहर से जरूरी सामान लेकर आऊंगा। इसी कारण मैं सभी गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर रहा हूं। सेठ जी, आपने यही बात पिछली बार भी कही थी, लेकिन तब तो कोई बाढ़ आई ही नहीं थी। ऊपर से आपने पहले दिए गए पैसे भी नहीं लौटाए और अब फिर से पैसे मांगने आ गए हैं। अरे बटेसर, पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं सारे गांव वालों को बता दूंगा कि तुमने गांव की मदद के लिए चंदा नहीं दिया है। फिर गांव वाले तुझसे खुद पैसे निकलवा लेंगे। सेठ जी, आप मुझे गांव वालों की धमकी मत दीजिए। मैं आपको पैसे दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ गांव वालों की भलाई के लिए, वरना मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये बात सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा लेता है। फिर बटेसर उसे 50 रुपए दे देता है। फिर पैसे लेकर सेठ और उसका नौकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सेठ अपने मुनीम के साथ खड़े होकर बात कर रहा होता है। तभी बटेसर और उसकी पत्नी वहां से गुजरते हैं। वे दोनों सेठ के पास जाते हैं और बटेसर कहता है, क्या बात है सेठ जी, आपने तो कहा था कि गांव में बाढ़ आने वाली है, लेकिन यहाँ तो एक बूंद बारिश भी नहीं गिरी है। हाँ हाँ, बस बारिश होने ही वाली है। कुछ दिन और हैं, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आपने तो ये भी कहा था कि आप चंदा इकट्ठा करके शहर से सामान लाएंगे, लेकिन आपने तो कुछ भी इंतजाम नहीं किया। कहीं सारे पैसे आपकी जेब में तो नहीं चले गए? चुप कर जा बटेसर, 50 रुपए का चंदा देकर अपने आप को राजा समझ रहा है। किसी और ने मुझे ये सवाल नहीं पूछा। इतना सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। लेकिन ठाकुर को बटेसर की बात बहुत बुरी लगती है। ठाकुर साहब, एक बात बताइए, क्या गांव में सच में बाढ़ आने वाली है या आपने सभी से झूठ कहा है? अरे मुनीम जी, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि हमारे गांव में बाढ़ आने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि हर साल की तरह इस बार भी कोई बाढ़ नहीं आएगी। मैं हर बार बाढ़ के बहाने चंदा इकट्ठा कर लेता हूं। अगर बाढ़ नहीं आई तो सारा पैसा मेरी जेब में चला जाएगा। वैसे भी अखबार में हर साल यही छपता है, लेकिन बाढ़ आज तक नहीं आई। वाह सेठ जी, क्या बात है। आपके दिमाग को तो मानना पड़ेगा, लोमड़ी से भी तेज चलता है। इसीलिए तो मैं सेठ हूं और तू मेरा मुनीम। लेकिन ये बटेसर अब